मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका के घातक युद्धपोतों ने मोर्चा संभाला हुआ है और इशारा मिलते ही घातक प्रहार के लिए अमेरिकी फाइटर प्लेन भी पूरी तरह से तैयार है। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी संसद से भी हुंकार भरी थी कि ईरान के परमाणु ठिकाने कितनी खतरनाक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ईरानी मिसाइलों को यूरोप ही नहीं अमेरिका के लिए भी खतरा बताया और ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर ईरान डील पर सहमत नहीं होता है तो हमला भी तय है। वहीं हम आपको बताते हैं कि अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कैसे घेरा है। उन्होंने ईरान को चेताया कि ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। जेडी वेंस ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका को कमजोर समझने की भूल ना करे। जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत भी हो रही है। जी हां, जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत जारी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची अपनी टीम को लीड करने पहुंची है। तो वहीं देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ लीड कर रहे हैं। इस बार अमेरिका की नीति मैक्सिमम प्रेशर अभियान के जरिए नए प्रतिबंधों को लागू करने की है। आपको बता दें कि ईरान ने जेनेवा वार्ता से पहले अमेरिकी दबाव की रणनीति को खारिज कर दिया था। ईरान ने ट्रंप पर पलटवार किया था, जिसमें ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी देते आ रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच वार्ता विफल हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करके ही मानेगा। जी हां, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी धमकी दे दिया। राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, अब उपराष्ट्रपति भी दे रहे हैं। एक तरफ जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ईरान को धमकी देने का दौर भी चल पड़ा है। और इस बार ट्रंप के बाद देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ करार देते हुए कह दिया कि सनकी और क्रूर शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सख्त संदेश देते हुए चेताया कि अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी ना समझा जाए और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेंस ने कहा, सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि हमें ऐसे हालात में पहुंचना होगा जहां ईरान परमाणु आतंकवाद से दुनिया को धमका ना सके। वेंस बोले, राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जिसके इस्तेमाल की बात भी तो वो कई बार कह चुके हैं। लेकिन बातचीत का आखिरी फैसला भी ट्रंप के ही हाथ में है। वेंस ने जेनेवा में जारी बातचीत को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार बातचीत बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल गले की अब फांस बन गई है। अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। तो वहीं ईरान इस पर समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ईरान इसे रेड लाइन मानता है। इसको लेकर ईरान कह रहा है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिफाजत के लिए जरूरी है। ईरान की दलील है कि जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया था, तब ईरान की घातक मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना भी बंद कर दे। अमेरिका इस मुद्दे को भी शामिल करना चाहता है, लेकिन ईरान मुख्य तौर से महज परमाणु मुद्दे पर फोकस रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत भी बढ़ गई है। जेनेवा में जारी बातचीत के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेज दिए। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कहा, कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड भी किया गया है। इन विमानों में कुछ मिडिल ईस्ट में लैंड कर चुके हैं, जो खासकर इजराइल की एयरबेस बेन गुरियन और ओबड़ा पर मौजूद है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका ने रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिए हैं।
तो वहीं यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिडिल ईस्ट में भी डेरा जमाए हुए हैं। फोर्ड के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान, यूएसएस बैंडब्रिज और यूएसएस विंस्टन चर्चिल भी अपनी ताकत को दिखाने के लिए बेताब है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरे महत्वपूर्ण अमेरिकी एयर और नेवल एसेट्स भी इस साल की शुरुआत में ही मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं। इन तैनातियों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत को बेहद ही मजबूत बना दिया है। F-35 और F-16 फाइटर जेट के बारे में जानिए। ईरान पर दबाव बनाने के लिए देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर दिए। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड भी किया। अब समझिए F-35 फाइटर जेट है क्या। अब अगर हम इसकी खूबी की बात करें तो इसके टॉप स्पीड 1.6 मैक लगभग 1930 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वहीं DS सिस्टम 360 डिग्री व्यू देने वाला सेंसर नेटवर्क। F-35 की रेंज कितनी है? 2222 किलोमीटर। स्टेल्थ डिजाइन मतलब रडार में छुपकर भी उड़ सकता है, उड़ा सकता है। ये से रडार से एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक करने की क्षमता तो वो वहीं EOTS सिस्टम से टारगेट को लोकेट और ट्रैक भी कर सकता है। अब F-16 फाइटर जेट को जानिए। अब इसके विंग की लंबाई देख लीजिए, 9.8 मीटर। विंग की ऊंचाई 4.8 मीटर। फाइटर जेट की लंबाई 14.8 मीटर। तो वहीं ये फाइटर जेट 50,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखता है। F-16 का वजन जहां 9,936 kg, तो इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 4200 किलोमीटर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस आखिर कहां कहां है, इसे भी जरा समझिए, क्योंकि इसी एयरबेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता है। हम आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस आखिर कहां कहां है। तो देखिए, तुर्की है, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, ओमान, जिनेवा में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर सख्ती को लेकर बातचीत हो रही है। तो वहीं देखिए, ईरान पर बार बार यह कहा जा रहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात ईरान की तरफ से नहीं, इससे तो ईरान की रक्षा होती है, ऐसे में इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना है, ईरान ये कह रहा है। ईरान मानता है कि अगर अमेरिका से जंग हुई तो उसके नतीजे आसपास के देशों पर भी पड़ेंगे। ईरान धमका रहा है कि किसी भी खतरे या हमले का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। इधर देखिए, पहले से प्लान हो गया है, खामनेई मरे तो लारिजानी को कमान, और इसके लिए खामनेई ने अपने पुराने वफादार अली लारिजानी को आगे बढ़ा दिया है। अली लारिजानी शिया धर्मगुरु नहीं होने से भले वो खामनेई के उत्तराधिकारी के तौर पर उपयुक्त ना माने जाते हो, लेकिन अली लारिजानी का पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर के साथ अनुभवी राजनेता होना खामनेई को भा रहा है। ऐसे में अली लारिजानी खामनेई के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उन्हें खामनेई अपने साथ बड़े फैसलों में शामिल करते हैं। बड़ी बात यह है कि जब ईरान में हिंसा भड़की तो अली लारिजानी ने हिंसा को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई। यही नहीं, उन्होंने ही वाशिंगटन के साथ परमाणु कूटनीति को भी संभाला था। इसके अलावा लारिजानी कतर और ओमान जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ भी बेहतर संबंध कायम करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज खामनेई अंडरग्राउंड हैं तो लारिजानी ही अमेरिका के खिलाफ पूरा मोर्चा संभाले हुए। आपको बता दें कि लारिजानी के अलावा भी खामनेई ने कई दूसरे प्रमुखों को जगह दे दी है, उनके उत्तराधिकारी तय कर दिए। खामनेई ने अपनी हत्या के सूरत में अपने विश्वास के लोगों का एक आंतरिक समूह भी बना दिया है, जिससे आपात हालात में भी सहज हालात बने रहे। यानी पूरी तैयारी ईरान की तरफ से हो गई है कि कैसे अगर खामनेई को कुछ होता है
तो ईरान आगे जवाब देगा।